Hello everyone. So in the last video we have studied till LLPs. Now we'll be starting with cooperative society. So cooperative society क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा और इट इज इसका बेस्ट एग्जांपल है अमूल। तो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक गांव में 10 मिल्क फार्मर्स हैं और उनका डेली का प्रोडक्शन है 20 लीटर दूध का। अब वो किसी डेयरी में जाता है एक फार्मर, वो कहता है कि उसे 30 रुपए ही चाहिए, या वो उतना बार्गेन नहीं कर सकता उससे क्योंकि उसके पास लिमिटेड दूध है, तो सामने वाला उसको जितने भी रुपए देगा उसको लेना ही पड़ेगा, या फिर वो अलग अलग डेयरी के चक्कर लगाए। तो इस केस में उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। लेकिन अगर उसी गांव के 10-20 लोग दूध वाले एक साथ मिलके एक प्राइस डिसाइड कर देते हैं कि मिनिमम हमें 40 रुपए पर लीटर तो चाहिए ही चाहिए, तो अब डेयरी के पास थोड़े ऑप्शंस कम है क्योंकि वो सारे लोग एक साथ हैं, और अगर उन्हें किसी से भी दूध खरीदना है तो मिनिमम उन्हें 40 रुपए देने ही पड़ेंगे। तो इस केस में जो दूध वाले हैं उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाती है। तो इस केस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सोसाइटी फॉर्म कर ली, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सिंपल भाषा में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ग्रुप है लोगों का जो अपनी इच्छा से एक साथ साथ आते हैं किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। अब वो हो सकता है सोशल भी हो, कल्चरल भी हो, या इकोनॉमिक हो, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग काम ना करने की बजाय ये लोग एक साथ आके एक साथ काम करते हैं किसी कॉमन गोल के लिए। सो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, यूजुअली ऑफ लिमिटेड मीन्स, क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of democratically controlled organization making equitable distributions to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking। तो इसमें ये कुछ कुछ जो शब्द हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाए, जैसे democratically controlled organization, equitable distribution, accepting a fair risk and benefits, और एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो इसमें डेमोक्रेसी का फॉर्मूला अपनाते हैं, एवरीवन हैज इक्वल राइट्स, वन पर्सन वन वोट वाला सिस्टम चलता है इसमें। कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड करता है किस तरह की सोसाइटी है, तो हो सकता है कुछ कैपिटल या कुछ नॉमिनल अमाउंट आपको देना हो, और सबका एक फेयर रिस्क ऑफ शेयर होता है। और जितना भी रिस्क हो रहा है वो सब में बढ़ जाता है, एक अकेले पे वो जिम्मेदारी नहीं आती। फीचर्स क्या क्या है इसके, सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड टुगेदर बाय म्यूचुअल कंसर्न। एक तो अपनी मर्जी से आते हैं, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती ला रहे हैं किसी को, आना है नहीं आना, बट जबरदस्ती नहीं ला रहे हैं, अपनी मर्जी से वो लोग इसमें मेंबर बनते हैं। टू डेलिब्रेट डिटरमाइन एंड एक्ट जॉइंटली टू सम कॉमन पर्पस, कुछ एक कॉमन पर्पस होना चाहिए उनका। जैसे अगर ये दूध वाला एग्जांपल है तो उसमें फार्मर्स का कॉमन पर्पस है टू सेल मिल्क टुगेदर टू मेक प्रॉफिट, वो इकोनॉमिक पर्पस हो गया। बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं जो लोगों की मदद करती हैं फॉर एजुकेशन, फॉर डिफरेंट रीजंस, फॉर एनिमल्स, फॉर कल्चर, फॉर म्यूजिक। तो बहुत सारी सोसाइटीज होती है प्रमोशन करती हैं सबका। तो अगेन अलग अलग तरह की सोसाइटीज हो सकती है, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, तो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें एक हाउसिंग सोसाइटी होती है, उसमें जो भी सारे फ्लैट ओनर्स होते हैं वो सारे उसके मेंबर्स होते हैं। तो दे आर यूजुअली रजिस्टर्ड फॉर प्रमोशन, क्योंकि रजिस्टर्ड होंगे तभी तो रिकग्निशन मिलेगा, लोग भरोसा करेंगे, उनका काम आगे बढ़ेगा। और इसका मोस्ट फेमस एग्जाम्पल या जो क्लासिक एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का इज अमूल। ये जो अमूल का दूध है स्क्रीन में सब आता है, अमूल स्टार्टेड एज अ एंड स्टिल इट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसके बारे में आप लोग डिटेल में चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, अमूल की केस स्टडी। तो इट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ना उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी अगेन ये इट इज अ फॉर्म ऑफ कंपनी, बट इट इज अ एनजीओ टाइप ऑफ कंपनी। इट इज नॉट अ ट्रस्ट, इट इज अ कंपनी, बट जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो पैसा कमाना नहीं होता, बट
टू प्रमोट या तो कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, या कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट उनको पैसा नहीं कमाना है, मतलब प्रॉफिट अर्निंग नहीं है उनका मोटिव। तो हम लोग पढ़े थे सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी इज अ कंपनी, बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे इन जनरल जो कंपनीज होती हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू वर्क फॉर समथिंग एल्स। जैसे एनजीओज काम करते हैं किसी सोशल कॉज के लिए, वैसे ही ये सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं। ये बेसिकली बेटर वर्जन है, ऑफ कंपनी वर्जन है ऑफ एन एनजीओ। तो सेक्शन 8 कंपनी इसलिए कहते हैं क्योंकि सेक्शन 8 जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 का, वो ऐसी कंपनी से डील करता है जो कि किसी पर्टिकुलर प्रमोशन के लिए बनी है, जैसे कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट, provided the profits, if any, or other income is applied for promoting only the objects of the company and no dividend is paid to its members। जैसे इन जनरल, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे और शायद अभी थोड़ा बहुत पढ़ा हो कहीं पे, कि जो कंपनीज के मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हें डिविडेंड देते हैं। जैसे प्रॉफिट हो रहा है कुछ, तो कंपनी के मेंबर्स को डिविडेंड दे दिया, या उसी प्रॉफिट से जो हिस्सा है उसी को कहते हैं डिविडेंड, वो डिविडेंड दे दिया। बट क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्ट ही नहीं है प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट अर्न करना, इसलिए इसका एक रूल होता है कि कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा इसके मेंबर्स या शेयर होल्डर्स को। पर इसका जो भी प्रॉफिट अगर होता है, तो वो प्रॉफिट वापस इसी के, जो भी सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्ट है जिसके लिए भी बनी है, उसी में ही लगा दिया जाएगा। और इनकेस ये कंपनी अगर लिक्विडेट या डिसॉल्व होती है कभी आगे चल के, तो उसके लिए भी अलग अलग प्रोविजन है कि इनकेस कुछ पैसा बचता है तो ऐसा नहीं वो शेयर होल्डर को मिलेगा, वो बल्कि सिमिलर टाइप ऑफ सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे जो कि सिमिलर टाइप ऑफ कॉज प्रमोट कर रही हो। तो सेक्शन 8 company is a type of NGO, but is a registered one and has the advantages of a company। और सेक्शन 8 वो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 8 है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी से डील करता है, इसलिए इसको सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं। फीचर्स क्या है? इट इज फॉर्म्स फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, और एनवायरनमेंट, और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है इसका, किसी भी चीज के लिए, एनिमल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, एजुकेशन, रिलीजन, आपको चैरिटी करनी है, एनवायरनमेंट को बचाना है, पेड़ लगाने हैं, डिफोरेस्टेशन को रोकना है, कॉमर्स को बढ़ावा देना है, किसी पर्टिकुलर आर्ट, थिएटर, इन सबको प्रमोट करना है, कोई साइंस है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, कोई स्पोर्ट्स है, कुछ एजुकेशन। तो इट कैन बी फॉर्म फॉर एनी पर्पस। ऑफ कोर्स इट शुड बी लीगल और सोसाइटी के वेलफेयर में होना चाहिए। द प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो कोई बात ही नहीं, अगर प्रॉफिट कुछ होता भी है तो दे आर अप्लाइड इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। तो जो भी एंटिटी का ऑब्जेक्ट है उसी को ही प्रमोट करने में लगा दिया जाएगा, कुछ और यूज नहीं कर सकते उसका। इट प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स टू इट्स मेंबर्स। शेयर होल्डर्स या मेंबर्स एक ही बात होती है, उन्हें किसी भी तरह का पेमेंट नहीं मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। The name of the company can be incorporated without using the word limited or private limited। अच्छा, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है अगर आप प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी बना रहे हैं, कि आपकी जो भी कंपनी का नाम है उसके एंड में, अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड होगा, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड होगा। जैसे अगर एबीसी कंपनी हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसका नाम होगा एबीसी लिमिटेड, और अगर प्राइवेट है तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। और ये ऑप्शनल नहीं है प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाना, ये तो लगाना ही पड़ता है, वरना आपको रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। बट इस केस में वो रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम पेड अप कैपिटल।
ये रिक्वायरमेंट पहले ही थी फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। अभी लाइक तो चेक किया अभी भी ये है या नहीं, बट सेक्शन 8 कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम पेड अप कैपिटल की भी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन इसमें भी डायरेक्टर और मेंबर्स होते हैं, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कि कैसा क्या करना है। तो मे भी डिफरेंस आ सकता है बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड अ सेक्शन 8 कंपनी, होल प्रोप्राइटरशिप एंड सेक्शन 8 कंपनी। इस तरह से डिफरेंसेस आ सकते हैं। सिचुएशन बेस्ड केस स्टडी दे सकते हैं कि ये सिचुएशन है फॉर नाउ, व्हाट वुड यू सजेस्ट कि क्या फॉर्म ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो अगर कुछ सोशल कॉज है या एनजीओ जैसी कोई वो चाहिए तो वी कैन प्रेफर सेक्शन 8 कंपनी। और उसमें ये सारे फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना प्रेफरेबल है उस केस स्टडी के लिए। वन पर्सन कंपनी, नाम में ही है वन पर्सन कंपनी, मीन्स एक पर्सन ही होगा, एक पर्सन ही उसका मेंबर होगा। शेयर होल्डर कैन मेक ओनली वन नॉमिनी, ही शैल बिकम अ शेयर होल्डर इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ ओरिजिनल स्टेक होल्डर। तो एक तो एक ही मेंबर शेयर होल्डर होगा वन पर्सन कंपनी में, क्योंकि वो वन पर्सन कंपनी है ऑब्वियसली। नाउ द शेयर होल्डर कैन मेक ओनली वन नॉमिनी, एक ही इंसान को वो नॉमिनी बना सकता है इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो किसी भी रीजन से केपेबल नहीं रहता शेयर होल्डर बने रहने के लिए, तो उस केस में वो नॉमिनी उसका उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। और वो जो नॉमिनी है वो किसी और ओपीसी में भी नॉमिनी नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ एक ही ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ वन पर्सन कंपनी इज अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट ओवर सोल प्रोप्राइटरशिप। अब वन पर्सन कंपनी इज अ काइंड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बट देयर आर डिफरेंसेस, एंड वन पर्सन कंपनी इज अ मच मच बेटर फॉर्म अगर थोड़ा सा आपका बड़ा बिजनेस है और आपको कंट्रोल रखना है अपने पास। It gives a single promoter full control over the company while limiting his or her ability to contributions to the system. सिंगल प्रमोटर, प्रमोटर मीन्स जिसने कंपनी बनाई है उसको प्रमोटर कहते हैं। तो इन जनरल ओपीसी में प्रमोटर वही होता है जो शेयर होल्डर है, क्योंकि सिंगल ही इंसान है जिसने वो कंपनी बनाई है, तो उसके पास फुल कंट्रोल होता है कंपनी का, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में दे हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उनके घर की एसेट्स तक जा सकती हैं अगर कोई लोन ले रखा है उस अमाउंट का। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल शेयर किया था कि अगर कोई 10 लाख का लोन लिया है दुकान के लिए और दुकान बेच के या करके 8 लाख तक ही वसूल हुआ, तो वो 2 लाख के लिए उसका घर तक बिक जाएगा। बट ओपीसी में हिज और हर लाइबिलिटीज लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस। तो यहाँ पे अगर 8 लाख का लोन है कंपनी पे तो 8 लाख तक ही ले सकते हैं, वो भी कंपनी से, नॉट फ्रॉम द proprietor. You're not from the promoter shareholder of the company. This person will be the only director and shareholder. There is a nominee, but with no power until the original member is incapable of entering into a contract. तो obviously nominee के पास कोई पावर नहीं होती है जब तक वो खुद शेयर होल्डर नहीं बन जाता। Hence, there is no scope of raising equity funding or offering employees स्टॉक ऑप्शन। सो ऑब्वियसली अब जब सिंगल प्रमोटर है तो उसके पास ये इक्विटी रेज करने का, क्योंकि आप मल्टीपल शेयर होल्डर्स तो होने रख नहीं सकते वन पर्सन कंपनी में, उसके लिए अगर आपको आगे करना है तो आप ओपीसी को कन्वर्ट करा सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। बट ओपीसी में यू कांट रेज इक्विटी, क्योंकि इक्विटी रेज करोगे तो आपको शेयर्स देने पड़ेंगे जो कि आप दे नहीं सकते क्योंकि मल्टीपल शेयर होल्डर्स हो नहीं सकते ओपीसी में। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ओपीसी फॉर सोलो एंटरप्रेन्योर्स। ऑब्वियसली क्योंकि वन पर्सन कंपनी है तो सोल प्रोप्राइटरशिप से बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है क्योंकि इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। फर्दरमोर देयर मस्ट बी अ नॉमिनी, क्योंकि ताकि जो ओपीसी है वो चलती रहे। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट होता है कि अ कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, आई गेस इज द वर्ड, बट हाँ वो परपेचुअल चलता रहता है हमेशा। कंपनी किसी के आने से किसी के जाने से नहीं रुकती, कंपनी चलती रहती है जब तक उसे डिसॉल्व ना किया जाए। तो सेम ओपीसी के लिए भी ओपीसी चलती रहे, और इनकेस अगर उसके शेयर होल्डर को, क्योंकि वो अकेला है उसको कुछ होता है, तो इसी के लिए नॉमिनी का प्रोविजन रखा गया है कि कम से कम नॉमिनी, एक नॉमिनी अपॉइंट करना ही है ताकि परपेचुअल एग्जिस्टेंस ओपीसी का चलता रहे।
लो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, बहुत सारी एग्जेम्पशंस दे रखी हैं गवर्नमेंट ने ताकि इजी रहे लोगों के लिए ओपीसी खोलना और ओपीसी चलाना। वरना अगर कंप्लायंस प्राइवेट लिमिटेड जितना ही होगा तो लोग क्यों ओपीसी बनाएंगे। तो एग्जेम्पशन फ्रॉम होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, ये एग्जेम्पशन इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या एग्जेम्पशंस है। These are generally compared with the private limited company। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तो एनुअल जनरल मीटिंग करनी ही पड़ती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट बनाने ही पड़ते हैं। बट इसमें एग्जेम्पशन क्या है कि एक तो एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन भी है क्योंकि 1% कंपनी है। एनुअल जनरल मीटिंग में कौन आता है? शेयर होल्डर्स। बट जब यहाँ पर एक ही शेयर होल्डर है तो वो क्या अकेले ही मीटिंग आके करेगा? देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट कैन बी साइंड ओनली बाय वन डायरेक्टर। इसमें भी मल्टीपल डायरेक्टर्स की जरूरत नहीं। अगर कोई सिंगल डायरेक्टर, जनरली होता है क्या, तो दो डायरेक्टर या सारे डायरेक्टर साइन करें। बट इसमें एक डायरेक्टर भी साइन कर सकता है, चलेगा। इट डज नॉट नीड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पार्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जनरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसमें कैश फ्लो भी होता है, बट ओपीसी को कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी मिनिमम टैक्स एडवांटेजेस, कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक एडवांटेजेस भी हैं, बट टैक्सेस आर टू बी पेड एट अ फ्लैट रेट ऑन प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट में ही टैक्स रेट, मतलब सॉरी टैक्सेस पे करने होते हैं। कुल मिला के ओपीसी इज अ वेरी गुड ऑप्शन जिनको पूरा कंट्रोल चाहिए कंपनी में या उनके बिजनेस में, बट बहुत बड़े स्केल में नहीं करना उन्हें, और उनको इक्विटी नहीं रेस करनी है, तो उनके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटरशिप से। और इसके लो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स भी हैं। और किसके लिए? ऑब्वियसली सोलो एंटरप्रेन्योर्स के लिए। नाउ प्राइवेट कंपनी, ये बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ कंपनी है। बेसिकली दो टाइप की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। जनरली पहले यही दो होती थी, फिर उसके बाद जैसे सेक्शन 8 कंपनी हो गई, 1% कंपनी हो गई। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी is a company which has the following characteristics. Shareholder right to transfer shares is restricted। अब हर कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं जिन्होंने वो कंपनी फॉर्म की, उनके पास कुछ शेयर्स होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में जो राइट ऑफ ट्रांसफरिंग शेयर्स होती है वो लिमिटेड होती है। आप ऐसा नहीं कि किसी को भी जाके शेयर्स दे सकते हो, जो कि होता है पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट में मिनिमम नंबर ऑफ 2 मेंबर्स इज मैंडेटरी, 2 मेंबर होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर 200। And the invitation to the public to subscribe to any shares or debentures is strictly prohibited। आप किसी को भी जाके शेयर नहीं दे सकते हो। जैसे आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि जब किसी कंपनी का आईपीओ निकलता है तो वो लोग एक ऐड देते हैं, तो वो एक तरह का इनविटेशन होता है टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब देयर शेयर्स, तो उनके शेयर्स खरीदे आईपीओ में। बट ये पब्लिक कंपनी ही कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं अपने शेयर्स में पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि आप आओ और हमारे शेयर्स खरीदो, नहीं, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो प्राइवेट कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं? एक तो जो राइट टू ट्रांसफर शेयर्स होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, लिमिटेड लोगों को ही वो शेयर्स बेच सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। मिनिमम दो होने चाहिए लोग और मैक्सिमम 200। और इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी शेयर्स और डिबेंचर्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। पब्लिक कंपनी, शेयर होल्डर्स राइट टू ट्रांसफर शेयर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, जिसको चाहे उसको सेल कर सकते हैं। मिनिमम 7 मेंबर्स, प्राइवेट में मिनिमम 2। और इसमें कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ नहीं है, जैसे उसमें 200 था, इसमें नहीं है। बाकी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी शेयर्स और डिबेंचर्स और एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज परमिटेड, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक तो इन्वेस्ट करेगी ही। बाकी सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अभी तक आई होप कि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल गई होगी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, ओपीसी क्या होता है। सेक्शन 8 कंपनी, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको सिलेक्ट सिलेक्ट कैसे करें। कोई आपके पास आएगा कल को, क्योंकि बिकॉज फॉर देम यू आर द एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट है तो आपको सलाह देनी है कि
कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट रहेगा उनके बिजनेस के लिए। तो आपको डिसाइड करना होगा। बहुत सारे फैक्टर्स देखे, तो वो क्या क्या फैक्टर्स है वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। Essentially, companies could be either public or private. अगेन, अगर कंपनी है तो या तो प्राइवेट होगी या तो पब्लिक होगी। पब्लिक कंपनी कुड बी अनलिस्टेड और लिस्टेड। अगेन, पब्लिक कंपनी में भी एक होता है कि या तो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। लिस्टेड मतलब या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे, या फिर नहीं लिस्टेड होंगे तो उनको अनलिस्टेड कहते हैं। A person must sit down and carefully consider all the advantages and disadvantages of each type of entity before choosing one of the forms of business entity which suited best to the nature and size of the business which the entrepreneur business owner decides to undertake. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि आप सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लें हर एंटिटी का, तब जाके एक बिजनेस डिसाइड करें जो कि बेस्ट सूटेड होगा आपके टाइप ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, कितना आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना क्या आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स है। क्योंकि आप बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी ओन्ड एंड ऑर्गेनाइज इन सेवरल फॉर्म्स। आप पब्लिक भी बना सकते हैं, प्राइवेट भी बना सकते हैं, आप ओपीसी बना सकते हैं, बट वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करेगा कि आपको आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। ये आप सारा रीड कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ गवर्निंग द डिसीजन फॉर सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये सारे 16 अभी वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है कि आपको कौन सा फॉर्म ऑफ ओनरशिप चाहिए। जैसे अगर स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, प्रोफेशन है या पर्सनल सर्विसेज देते हैं, तो ऑब्वियसली सबसे सिंपल है प्रोप्राइटरशिप। जैसे ब्यूटी पार्लर, रिपेयर शॉप, जनरल शॉप, छोटी मोटी एजेंसी दुकान हो गए, तो पेंटर्स, डेकोरेटर्स, ये सारे जैसे जो छोटी छोटी चीजें हैं छोटे लेवल पे, चाहे वो प्रोफेशनल हो, दुकान हो, पर्सनल सर्विस हो, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटरशिप। आपको पूरा कंट्रोल है और आप अपना खुद के मालिक हैं, आप खुद कंटिन्यू कर सकते हैं। पार्टनरशिप सूटेबल है उस केस में जहाँ पे थोड़ा सा स्केल बड़ा हो और वहां जहाँ पे एक या एक से ज्यादा लोग हों। उस केस में भी है, जैसे अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं बट थोड़े से बड़े स्केल में कर रहे हैं या डिसेंट स्केल में कर रहे हैं। बाकी द फाइनेंस, ट्रेडिंग या रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज ऑन अ स्मॉलर स्केल सीम टू बी सुटेड टू पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बहुत सारी फर्म्स आपने देखे होंगे जिसमें जैसे सीए लॉयर्स एक साथ बैठते हैं, तो जनरली वो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं। वो तीनों पार्टनर्स के बीच में एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है। तो उस केस में पार्टनरशिप बेटर है अगर एक से ज्यादा लोग हैं जो साथ में कुछ बिजनेस कर रहे हैं जो किसी को प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा सा बड़ा है और रिसेंट स्केल पर है, तो उस केस में पार्टनरशिप इज बेस्ट ऑप्शन। Some of the financial business that find this form advantages are tax, accounting, stock brokerage firm। ये एग्जांपल्स है जो पार्टनरशिप फर्म को भी प्रेफर करती हैं, जैसे अकाउंटिंग फर्म, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स, कंसल्टिंग एजेंसी एक्सेट्रा। अगेन, होटल्स, लॉजिंग प्लेसेस, तो अगेन ऐसा नहीं है कि होटल्स के लिए पार्टनरशिप बिजनेस ही बेस्ट है। बहुत सारी कंपनीज में इसमें, तो वो टोटली डिपेंड करता है ओनरशिप पे, आप कितना इन्वेस्टमेंट करें, किस स्केल पे लेवल किस स्केल पे बिजनेस है आपका, आपको कितना आगे बढ़ाना है, तो उस पर डिपेंड करता है। Where the person intended to start a business wish to launch a business organization clothed with a legal entity and corporate form, वो ओपीसी के साथ जा सकता है। ओपीसी अभी नया नया, मतलब अभी तो नया नहीं है, हो गया थोड़ा टाइम, लेकिन हाँ अभी इंडिया में न्यू कॉन्सेप्ट है और वो हाइब्रिड है। उससे प्रोप्राइटरशिप एंड कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस दोनों के बेनिफिट्स देता है आपको। आपको पूरा कंट्रोल रहेगा बिजनेस पे बट विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। तो कोई अगर नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है और उसे लीगल लीगल सिक्योरिटी चाहिए एक तरह से लीगल लाइबिलिटी के फॉर्म में, देन ही कैन गो विद ओपीसी। पार्टनरशिप के लिए भी एक ऑल्टरनेटिव है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये भी काफी पॉपुलर है इस समय। जैसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो नॉर्मल पार्टनरशिप की जगह लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिससे उनको भी लिमिटेड लाइबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है।
In an LLP form, the liability of the partner is limited to the extent of his contribution towards the LLP, except in case of intentional fraud or wrongful act or commission, omission or commission by the partner itself. तो इसमें भी जो पार्टनर की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द एलपी, एक्सेप्ट अगर उसने कोई धोखाधड़ी वाले काम कर ही रखे हैं, जानबूझ के कोई घोटाला किया तो बात अलग है, बट इन जनरल द लायबिलिटी इज लिमिटेड. ओपीसी एलएलपी and limited company exist as a separate business entity in the eyes of law. तो लिमिटेड लायबिलिटी का सबसे फायदा ही यही है कि दो वो और ओनर अलग अलग है. तो देर इज अ वॉल बिटवीन देयर पर्सनल एसेट्स एंड बिजनेस. तो इसीलिए उनकी जो पर्सनल एसेट्स है वो सिक्योर्ड रहती है और ओनर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है कि इनकेस अगर वो बिजनेस के लिए कोई लोन लेता है, कोई इन्वेस्टमेंट लगाता है, कैपिटल रेज करता है, इन केस वो बिजनेस नहीं चला तो उसके पर्सनल एसेट्स तो नहीं जाएंगे, एटलीस्ट दे आर सेफ. तो ये है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, उसके बेसिस पे आप उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी या पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, ओपीसी, एलएलपी. नाउ स्केल ऑफ ऑपरेशंस, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका बिजनेस का स्केल क्या है, कितना बड़ा है, छोटा है, सोल प्रोप्राइटरशिप जितना है, या मीडियम साइज का है, या लार्ज स्केल पे है. तो इनकेस अगर छोटा सा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी बेस्ड है. इनकेस आपका डिसेंट लेवल पे है, मॉडेस्ट, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, तो पार्टनरशिप या एलएलपी. और अगर थोड़ा सा बड़े स्केल पे है और आप उसे और बड़े स्केल पे ले जाना चाहते हैं तो कंपनी फॉर्म इज बेस्ट. For instance, in accordance with the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006, the micro, small and medium enterprises are classified as below. तो ये मतलब ये डेफिनेशन है. अगेन, जरूरी नहीं है कि इसी के बेसिस पे आप चूज करें कि आपको ओपीसी चाहिए, कंपनी चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए. नहीं, ये जिस डेफिनेशन है जो कि एमएसएमईडी एक्ट 2006 में दी हुई है, उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सरकार किसे मानती है एज पर दिस एक्ट. तो माइक्रो एंटरप्राइज वो है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ एंड 50 लाख रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज. अब ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एंड है और नहीं है. तो दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए फॉर अ माइक्रो एंटरप्राइज. तो इन्वेस्टमेंट, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज नहीं रहेगी. तो अगर माइक्रो एंटरप्राइज की डेफिनेशन में आना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट उनकी 2.5 करोड़, 2 करोड़ एंड 50 लाख, हाँ 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. और जो उनका टर्नओवर है 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए. स्मॉल एंटरप्राइज, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. और टर्नओवर उनका 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अब ये स्मॉल एंटरप्राइज तो जनरली, अब ये वाला तो जो है ये थोड़े बड़े लेवल पे, ऑब्वियसली आम इंसान के लिए तो नहीं है ये जो स्मॉल एंटरप्राइज है कि 25 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट है. मीडियम एंटरप्राइज, यहाँ पे 125 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 500 करोड़. तो ये एंटरप्राइजेस का है तो ऑब्वियसली ये थोड़े से बड़े लेवल पे है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में. तो अगेन द स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ मार्केट एरिया. कितनी डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, मार्केट एरिया स्मॉल है, बड़ा है. तो ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद डिसाइड करेंगे. कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कितना पैसा चाहिए आपके बिजनेस को, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आपको ओनरशिप कैसी चाहिए. रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इज क्लोजली रिलेटेड टू द टाइप ऑफ बिजनेस एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन. तो टाइप ऑफ बिजनेस, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव बिजनेस है तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा खासा अमाउंट चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, लोगों के लिए, मतलब वेजेस देने के लिए. बट अगर आपका छोटा सा बिजनेस है, जनरल शॉप है, ब्यूटी पार्लर है, तो आपको सिर्फ शायद 2-3 लोग चाहिए और आप
तो उतना ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है, तो उसमें आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं। अब जैसे ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, तो इसमें आप कंपनी का फॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको लोन लेना पड़े, कम से कम आपके पर्सनल एसेट्स सिक्योर रहेंगे। So, depending upon the capital requirement, they can be set as public companies and in some cases may be in the form of listed companies. तो आप पब्लिक कंपनीज के फॉर्म में भी बना सकते हैं, और अगर आपको और पैसा चाहिए तो आप लिस्टेड मतलब लिस्ट भी करा सकते हैं, जो कि काफी कम्बरसम प्रोसेस होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, बट अगेन आप लॉन्ग टर्म में करा सकते हैं। जिसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे रिटेल बिजनेस स्टोर, पर्सनल सर्विस स्टोर, वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप या इवन पार्टनरशिप चलेगा। जिसमें इनिशियल कैपिटल रिक्वायर है, जैसे कुछ आप बड़ा प्लान कुछ प्लान कर रहे हैं, तो उस वही फर्क पड़ता है, आपका जो भी बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग ही आप डिपेंड करेगा कि आप कितना, कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करेंगे। Partnerships can often raise funds with greater ease since the resources and credit of all partners are combined in a single enterprise. पार्टनरशिप में थोड़ा सा ऑप्शन एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, वो सारे अपने रिसोर्सेज एक साथ लगा देते हैं, तो फिर लोग देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं, दे आर ऑल फ्रॉम गुड बैकग्राउंड, नॉलेजेबल है, इतने रिसोर्सेज है, तो इनका बिजनेस चल जाएगा। बट जनरली कंपनीज आर यूजुअली बेस्ट एबल टू अट्रैक्ट कैपिटल, क्योंकि उन्हें पता है कि एक तो उनकी लिमिटेड, सॉरी, लाइबिलिटी लिमिटेड है, और जो उनके ऑपरेशंस है, क्योंकि प्राइवेट, इन जनरल कंपनीज के ऊपर बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज होती है जिन पर नजर रखती है, उन्हें हमेशा बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपनी पब्लिक रखनी होती है, तो देयर बिजनेस इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी के अंदर घोटाले नहीं हो रहे, हो सब रहा है, बट अगेन ऑफिशियली तो नहीं हो रहा है। ऑफिशियली तो दे आर वर्किंग इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ऑलरेडी पब्लिक होती है, एमसी में जाकर हम लोग उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, चार्जेस, वो सब कुछ देख सकते हैं। तो बैंक्स के लिए ये ऑप्शन प्रेफरेबल रहता है कंपनीज को लोन देना, क्योंकि दे आर लीगली एग्जिस्ट इन एग्जिस्टेंस, वो लीगली एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, दे आर कंप्लाइंट। तो गेटिंग अ लोन इन द by a company is easier as compared to sole proprietorship or partnerships. Managerial ability. अब जैसे इन अ फॉर्म ऑफ कंपनी, देयर आर मेंबर्स जो कि कंपनीज फॉर्म करते हैं, फिर देन देयर आर डायरेक्टर्स हु मैनेजेस द कंपनी डे टू डे बिजनेस, एंड दे रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स और द मेंबर्स। अब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो उसमें तो एक ही इंसान है जो कि सब कुछ देख रहा है, तो अगर छोटा सा बिजनेस है देन इट्स फाइन, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, बट अगर थोड़ा सा बिजनेस बड़ा है तो ऑब्वियसली आप फाइनेंस, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, मैनेजमेंट, एचआर, ये सब कुछ एक साथ तो नहीं कर सकते। तो उस केस में कंपनी इज अ बेटर फॉर्म, क्योंकि कंपनीज में डायरेक्टर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड नॉलेजेबल लोग होते हैं, जो कि डे टू डे बिजनेस हैंडल करते हैं। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका टाइप ऑफ बिजनेस कैसा होगा, मैनेजरियल एबिलिटी पे। अगर आप जैसे एक ही इंसान है बट आपको अपना कंट्रोल नहीं करना, आपको खुद ही सब मैनेज करना है, तो आपको किसी भी बना सकते हैं। डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कि आपको कितना कंट्रोल रखना है अपने बिजनेस पे, उससे भी फर्क पड़ता है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप एंड ओपीसी में तो आपका अकेले का मैनेजमेंट है, आपका कंट्रोल पूरा है, और आप जैसे चाहे अपने बिजनेस को वैसे रन कर सकते हैं। पार्टनरशिप में मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जॉइंटली शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, सबका जॉइंटली होता है, दे हैव इक्वल वाइज, सबको डिसाइड करना होगा आपस में, एक्सेप्ट अगर आप पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेस ऐसे डाल देते हैं, या आप म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, कोई साइलेंट पार्टनर होगा, और देर कि किसी दो तीन पार्टनर्स को ऑथराइज कर दिया कि ये हमारा सारा बिजनेस डील करेंगे, ये हमारे पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दी, बट देन ऑल्सो लीगली सारे अकाउंटेबल होंगे टू ईच अदर। बट हाँ, इन जनरल डे टू डे बिजनेस दे कैन डिवाइड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट अगेन लीगली वो सारे अकाउंटेबल हैं। अगर कोई भी कुछ एक्शन लेता है तो बाकी के सारे भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, वो पीछे नहीं हट सकते कि नहीं ये तो मेरा काम नहीं था, नहीं।
दे आर अकाउंटेबल। अब इन अ कंपनी देयर इज अ, अगेन जैसा बताया, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप इज ऑफ शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स who are generally elected who are generally the elected representatives of shareholders। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट कौन करता है? शेयर होल्डर ही इलेक्ट करते हैं कि डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं कि अब वो सारा डे टू डे बिजनेस देखेंगे। तो अगेन इसमें डिपेंड करता है कि कोई इंसान कितना अपना कंट्रोल देने के लिए तैयार है, कैसा कंट्रोल उसको अपने बिजनेस पे चाहिए, उस स्टेज पे भी डिपेंड करता है कि आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होगा। डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी, द साइज ऑफ रिस्क एंड विलिंगनेस ऑफ ओनर्स टू बेयर इट, अगेन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। जैसे स्मॉलर द साइज, जितना छोटा बिजनेस होगा उतना कम रिस्क होगा, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा छोटा रिस्क ही होता है या कम रिस्क होता है, लेकिन क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप पर्सनली लायबल होता है, तो उस वाले केस में ऑब्वियसली उसके पर्सनल रिस्क तक का डर होता है या रिस्क होता है। सेम फॉर पार्टनरशिप ऑल्सो, क्योंकि वो भी इंडिविजुअली जॉइंटली लायबल होते हैं। बट कंपनीज और एंटिटी के केस में ये रिस्क नहीं होता। फॉर द पर्सनल एसेट्स दे आर फ्री, क्योंकि वो लीगल एग्जिस्टेंस कंपनी का और इंडिविजुअल्स का अलग अलग होता है। Thus, while a shareholder member partner may lose the entire money he puts into or agreed to put into company entity, but he cannot be forced to contribute additional funds out of his own pocket to satisfy the business needs of the company in entity। तो हो सकता है शेयर होल्डर मेंबर ने कंपनी में जितना पैसा लगाया वो तो उसका डूब जाए, बट ऐसा नहीं कि उससे वो पैसा लेने के लिए उसके पर्सनल एसेट्स लेके। वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में। बट अगर कंपनी लेती है तो उनके पास ये रियल एडवांटेज रहती है लाइबिलिटी की। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, अगेन ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। स्टेबल बिजनेस प्रेफरेंस होती है लोगों की, ताकि उनके जो भी कैपिटल है वो सेफ रहे, जो कि कम होती है इन सो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में। इस प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही इंसान है, तो इनकेस अगर उसको कुछ हो जाता है या वो किसी रीजन से नहीं काम कर पाता तो द बिजनेस इज गॉन। बट इन केस ऑफ कंपनी और एलएलपी ओपीसी, एक तो डिफरेंस होता है बिटवीन पार्टनर्स, सॉरी बिटवीन डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स, और देयर आर मल्टीपल मेंबर्स, तो बिजनेस स्टेबिलिटी चलती ही रहती है। लाइफ ऑफ द कंपनी वो डिपेंड नहीं करता मेंबर्स पे या पार्टनर्स पे। कंपनी चलती रहती है, कोई आए कोई जाए कंपनी को फर्क नहीं पड़ता टिल इट इज नॉट इन लिक्विडेशन या बैंक करप्ट नहीं हो रही है या कंपनी खत्म नहीं हो रही है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती है। नाउ द नेक्स्ट वन वाज, स्टेबिलिटी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। As far as possible, the form of organizing choosing should allow flexibility of administration। Obviously, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज चाहिए कि आप अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाए सारा। तो ऑब्वियसली जो इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होती है वो बहुत सिंपल थी, सबसे कम खर्चे वाली, और कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं, आप तुरंत कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पूरा कंट्रोल है। वाइल इन केस ऑफ कंपनी उतना इजी नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा बड़े स्केल पे आप बिजनेस कर रहे हो और एक स्ट्रक्चर बना के चलते हो, तो थोड़े से उसमें चेंजेस करने में डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कंपनी इज गवर्न बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो अगेन देयर इज अ होल प्रोसेस दैट यू हैव टू गो थ्रू। वो आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद ही आप एडमिनिस्ट्रेटिंग, मतलब ऑब्वियसली आप थोड़े बहुत चेंजेस तो कर ही सकते हो। आपको किसी को जॉब से हटाना है, किसी को निकालना है, आप जो ऑलरेडी काम कर रहे हो उसमें कुछ चेंजेस करना है, वो आप कर सकते हो। बट अगर आपको कंपनी का जो बिजनेस ही चेंज करना है तो वो आप नहीं कर सकते अनलेस यू चेंज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अपडेट और अमेंडेड। तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी वाला इशू रहता है, बट अगेन यू कैन डू इट। देयर इज अ प्रोसेस, यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट। यू कैन डू एवरीथिंग विच इज इलीगल, देयर इज अ प्रोसेस फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए सोल्यूशन है कंपनीज एक्ट में। नॉट डिविजन ऑफ प्रॉफिट, अगेन अगर आप सिंगल इंसान हो, मतलब सिंगल इंसान है,
कि आप सिंगल हैंडली अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि जब सारा मेहनत हम करें, सारा रिस्क हम ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली सारा प्रॉफिट भी हमें मिलेंगे। तो विच इज जनरली हैपन इन सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर अगर आप शेयर्स, सॉरी, अपना प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करने को तैयार है, तो आप बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म में भी जा सकते हैं। इन कंपनी, अगेन, अगर आप कंपनी में है तो भी मेंबर्स होंगे, तो जो प्रॉफिट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आएगा आपके पास। जितने भी मेंबर्स हैं, इन प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल, या इन प्रोपोर्शन ऑफ जितनी उनकी शेयर होल्डिंग है, जितना भी उनका परसेंटेज शेयर का, किसी के पास 60% शेयर होल्डिंग है, तो ऑब्वियसली उसके पास 60% प्रॉफिट जाएगा डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो आप कितना प्रॉफिट शेयर करने के लिए मेंटली तैयार है, उस पर भी डिपेंड करता है। कॉस्ट, प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये भी फैक्टर है कि अगर आपका छोटा सा बिजनेस है, तो आप ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि हम उसमें बहुत सारा रजिस्ट्रेशन कंप्लायंस पे खर्चा करें, क्योंकि इतना तो सेंस भी नहीं बनता और इतनी जरूरत भी नहीं है। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आपका कैसा बिजनेस है, कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, कितना बनता है, कितनी जरूरत है। तो जैसे कोई छोटी मोटी शॉप है, तो उसके लिए आप सिंपल सा वैलिड प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से ले लेते हैं, जहाँ पे नेसेसरी वहाँ के लिए। पार्टनरशिप्स पे दे आर इजी टू स्टार्ट। एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। मतलब वैसे तो वर्बल भी पार्टनरशिप होती है, बट अगेन वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। तो वो प्रूव करने में इशू आता है, इसलिए नॉर्मली एक रिटन पार्टनरशिप डीड एंटर होती है। फिर अगेन अगर आप चाहे तो रजिस्टर कराएं, नहीं चाहे तो नहीं कराएं, बट रजिस्टर कराने के अपने ही फायदे होते हैं, तो नॉर्मली लोग कराते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप इजी टू स्टार्ट। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, थोड़ा सा प्रोसेस इनका एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, या थोड़ा सा लेंदी होता है। लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं बहुत सारी, जो कि आपको कंप्लीट करनी होती है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फिर ईयरली कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको फाइल कराने होते हैं, ऑडिट करानी होती है। आपको एक डिपेंड करता है आपका कितना कैपिटल और कितना बिजनेस हो सकता है, आपको कंपनी सेक्रेटरी भी अपॉइंट करना हो, आपको डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होंगे। तो देर आर मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन केस यू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, और इन केस अगर आप कंप्लायंस नहीं करते, तो आपका फाइन भी लग सकता है। तो ये सब चीजें इंसान तभी करेगा जब उसके पास डिसेंट बिजनेस है, डिसेंट प्रॉफिट्स आ रहे हैं। अदरवाइज वो कंपनी क्यों बनाए, इतने सारे खर्चे क्यों करे, जब उसको रिटर्न में कुछ मिल ही नहीं रहा। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आपका क्या बिजनेस है, आप कितना खर्चा करने को तैयार है, आपको लॉन्ग टर्म प्लान में है उस पर। नॉट टैक्स इम्प्लीकेशन, अब ये सारे जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस हैं, सबका अलग अलग टैक्सेशन क्राइटेरिया भी है। तो उससे भी फर्क पड़ता है कि आपको सबसे ज्यादा फायदा किसमें होगा। इन केस ऑफ कंपनीज और एलएलपी, टैक्स लाइबिलिटी कुड बी हायर, उसमें ज्यादा हो सकती है, और चार्ज एट अ फ्लैट रेट, कितना आपको देना ही देना है। फिर तो ये भी डिपेंड करता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में तो देयर इज नो डिफरेंस, आप इंडिविजुअल इतना इनकम टैक्स भरोगे, उसमें अपना वो भी दिखा दोगे सोल प्रोप्राइटरशिप का। वर्सेस कंपनी एंड एलपी आर डिफरेंट इंडिविजुअल आइडेंटिटी, तो उनका आपको टैक्स रिटर्न अलग से भरना पड़ेगा। तो बहुत सारी कंपनीज टैक्स एडवांटेज लेने के लिए भी फॉर्म की जाती है। जोग्राफिकल मोबिलिटी, the extent to which the product or service is proposed to be manufactured or made available also plays a vital role in choosing the type of business organization. अगर कोई लोकल मार्केट है, या सीजनल प्रोडक्ट है, या बहुत ही पेरिशेबल गुड से जल्दी खराब हो जाएगा, या कोई स्पेसिफिक जगह, छोटी सी जगह ही देना है, तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप भी फाइन। लेकिन अगर आपको थोड़े से बड़े लेवल पे काम करना है, मे बी इंडियन इंडिया लेवल पे, या स्टेट लेवल पे, या मल्टीपल स्टेट्स पे, then a company form would be preferred. Again, transferability of ownership, ये भी पढ़ा था अभी हम लोगों ने कि कंपनी में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज पॉसिबल, आप शेयर होल्डिंग ट्रांसफर कर सकते हैं कंपनी के केस में। सोल प्रोप्राइटरशिप एक तो वन पर्सन एंटिटी है, तो वो ट्रांसफेरेबिलिटी तो नहीं दे सकती। बट हाँ, वो पूरा का पूरा बिजनेस या शॉप ही उठा के नाम कर दे, तो उसके बाद अगेन द नेक्स्ट पर्सन विल बी द ओनर, तो वो कर सकता है। बट हाँ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे दो और मोर पार्टनर्स होते हैं, तो अगर एक पार्टनर चाहे तो दूसरे पार्टनर को निकाल, अगेन डिपेंड करता है पार्टनरशिप में क्या प्रोसेस है, बट हाँ,
पार्टनर्स मिलकर एक पार्टनर को निकाल भी सकते हैं और एक पार्टनर को ला भी सकते हैं। और कंपनी में भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज पॉसिबल, शेयर होल्डिंग ट्रांसफर करके। प्राइवेट कंपनी में इट इज लिमिटेड एंड पब्लिक कंपनी में इट इज अनलिमिटेड। मैनेजेरियल नीड्स, तो मैनेजेरियल नीड्स से सिर्फ कंपनी, कोई अगर कंपनी है तो उसमें हो सकता है कि आपको अलग अलग एरियाज में देखने हैं। आपको मार्केटिंग एक्सपर्ट चाहिए, आपको फाइनेंस एक्सपर्ट चाहिए, तो उस केस में ऑब्वियसली आप फूड प्रोप्राइटरशिप में तो नहीं ला सकते ये सब चीजें। तो उसके लिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बेटर रहता है, जिसमें आप अलग अलग स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सीक्रेसी, अगेन सीक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्मॉल, खासकर स्मॉल बिजनेस कंसर्न में। तो उस केस में आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे जा सकते हैं, क्योंकि अगर पार्टनर्स होंगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू टेक केयर, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स है तो सीक्रेसी रखना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि जो भी नया पार्टनर आ रहा है वो कितना भरोसेमंद है। However, certain aspect of their business जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वही कुछ कुछ चीजें तो आपको पब्लिक डोमेन में रखनी ही पड़ती है, तो उसमें तो सीक्रेसी नहीं हो सकती। बट अगेन अगर आपको सीक्रेसी रखनी है तो या तो सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी, इनकेस पार्टनरशिप है तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने पार्टनर्स आपके भरोसेमंद है या जो नया आ रहा है वो कितना ट्रस्ट वर्दी है। हाँ, इंडिपेंडेंस, द कंपनी सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट regulations. Yes. So if the entrepreneur wants to have freedom in business with little government interference, तो इंडिपेंडेंस तो ऑब्वियसली कंपनी फॉर्म में कम है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर एज सच नहीं रहता है इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बट यू हैव टू मेक रेगुलर फाइलिंग्स, फाइनेंस स्टेटमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या हुआ साल भर कंपनी में, आपको बोर्ड रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पब्लिकली अवेलेबल होंगे, कंपनी में क्या लोन है, कब क्या लोन रीपे हो गया, कौन सा लोन अभी भी है। अगर आप वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते और अपनी खुद की आज़ादी रखना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बेटर है। बट अगेन अगर आप कंपनी फॉर्म में जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब हम लोग आते हैं चैप्टर के सिनॉप्सिस को। सिनॉप्सिस मतलब काइंड ऑफ समरी, जो अभी तक पढ़ा हम लोगों ने, कि द कंसिडरेशन ऑफ द वेरियस फैक्टर्स लिस्टेड अबव क्लियरली शोज दैट। एक तो अभी तक हम लोगों ने 16 टोटल फैक्टर्स पढ़े, बट अगेन ऐसा नहीं है कि हम लोग एक एक फैक्टर देखेंगे कैसे इस फैक्टर के हिसाब से ये नहीं, हम लोग पूरा इन कॉम्बिनेशन देखेंगे, क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सारे इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको फाइनली देखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें देखते हुए बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है। ऑल अदर फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस बेसिक कंसिडरेशन। जैसे बेसिक चीजें क्या है, द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस, ये तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर इंस्टेंस मतलब एक एग्जांपल, कि अगर स्मॉल स्केल में चाहिए तो ऑब्वियसली उसके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट स्मॉल होंगे, तो यू कैन गो विद सोल प्रोप्राइटरशिप एंड लेटर। एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि अगर आगे कंपनी बनानी है तो अभी बना दो, इनकेस अगर आपको लग रहा है कि अभी तो छोटी सी शॉप से स्टार्ट कर रहे हैं तो यू कैन गो विद सोल प्रोप्राइटरशिप। और अगर आपको कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा चाहिए देन गो विद ओपीसी। एंड वंस यू नो द बिजनेस स्टार्ट स्केलिंग, थोड़ा सा बड़ा होने लगे, देन यू कैन कन्वर्ट इट टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आज ही सारी चीजें करनी है। फॉर नाउ क्या बेटर है, क्या बेस्ट ऑप्शन है, और उसके बाद देन यू कैन कन्वर्ट, तो वो ऑप्शन भी है आपके पास। The various factors listed above are only major factors and in no case they constitute an exhaustive list. ऐसा नहीं कि जो सारी लिस्ट ऊपर दी हुई है बस यही लिस्ट है, इसके अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते। देयर कैन बी मेनी फैक्टर्स। कोई फैमिली बिजनेस है तो उसमें इवन फैमिली विल प्ले मेजर रोल, कि कौन सा बिजनेस करना है, कैसा, कितना, क्या कंट्रोल है। तो देयर कैन बी मेनी फैक्टर्स। ये जो ऊपर लिस्ट दी हुई है इंक्लूसिव लिस्ट है कि ये सारी चीजें हैं इसमें, बट देयर कैन बी मोर रीजंस, देयर कैन बी मोर फैक्टर्स, क्योंकि आपको देखना पड़ सकता है कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस चाहिए। The problem in choosing the best form of business organization is one of the analyzing and weighing relative advantage and disadvantage to find one that will yield the highest net advantage, and for that, weights may be assigned to different factors depending upon their importance in each form of organization and their type of organization that obtains the maximum weights may be ultimately selected.
तो ऑब्वियसली जब आपको लगे कि अच्छा ठीक है ये कुछ दो तीन ऑप्शन हैं जो कि बेस्ट हो सकते हैं, तो उसमें भी आपको देखने पड़ेंगे कि सबसे ज्यादा एडवांटेज या डिसएडवांटेज किसमें है। तो जिसमें भी सबसे ज्यादा एडवांटेज है और जिससे भी आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, ऑब्वियसली आप वो चूज करेंगे। तो नाउ स्टार्टअप्स कंपनी एज अ चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टार्टअप्स। तो आजकल स्टार्टअप कल्चर तो बहुत ही चल रहा है, तो स्टार्टअप प्रेफर कंपनी एज अ बिजनेस स्ट्रक्चर बिकॉज एक तो स्टार्टअप्स हैं तो ऑब्वियसली कैपिटल तो चाहिए होगा। तो फंडिंग सबसे आसानी से तो नहीं, बट हाँ सबसे इजीली एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती है कंपनीज को, क्योंकि दे आर इन पब्लिक डोमेन, रजिस्टर्ड होते हैं, सारे उनके डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। तो और प्लस फॉर द मेंबर्स इट हैज दैट लिमिटेड लायबिलिटी एडवांटेज। और ऑल्सो लाइक कंपनी कैन ऑफर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। वो अपने टॉप टैलेंट को कंपनीज के शेयर्स दे सकते हैं, स्टॉक ऑप्शंस दे सकते हैं कि आप हमारे लिए 3 साल काम करो, हम आपको 5% शेयर दे देंगे। तो एज दीज एंटिटीज, हाँ बट हाँ उनकी उनको बोर्ड मीटिंग्स करनी होती है, रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, तो दे टेंड टू बी viewed with more credibility than an LLP or general partnership, क्योंकि इनमें कंप्लायंस ज्यादा होते हैं, तो दे हैव मोर क्रेडिबिलिटी। लोगों को ज्यादा भरोसा है कंपनीज पे एज पर LLP और जनरल पार्टनरशिप। तो स्टार्टअप प्रेफर कंपनी। तो अगेन आपकी केस स्टडी में कोई स्टार्टअप का आ सकते हैं, तो यू कैन गेट कि जनरली दे प्रेफर कंपनी को, क्योंकि उनको फंड्स इजीली मिल जाते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, दे कैन ऑफर स्टॉक ऑप्शंस, दे हैव मोर क्रेडिबिलिटी। तो दीज आर द रीजंस। सो ओवरऑल हम लोगों ने पढ़ लिया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस चैप्टर एंड्स। तो आप ये पूरा चैप्टर एक बार रीड कर लीजिएगा, एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड अ वेरी बेसिक वन, क्योंकि अगले चैप्टर्स में यही सारी चीजें डिटेल में आएंगी, अलग अलग रेफरेंसेस में आएंगी, तो द बेस शुड बी क्लियर। So once you can go through the whole chapter and let me know in case of any questions, you can drop the comments and I'll try to take it them on the next video. Okay then. Thank you so much. See you in the next video. Thank you.